हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण यानी भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, हाल ही में भी चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस टॉपिक में इसी क्लास में सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं उन सभी कवर करने वाले हैं, यानी कि ये क्लास आपके लिए पोस्टमार्टम क्लास साबित होने वाली है। जी हाँ, और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे मैं आपको बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ, तो इस क्लास को आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस परिवार को आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपका कर्तव्य बनता है इस छोटे से परिवार को बड़ा करना। तो चलिए हम लोग तैयारी को शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास का आपका सबसे पहला टॉपिक है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल, ये राष्ट्रपति कब बने थे? 1950 में, और 1962 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछ देखने को मिलता है। तो आपका इसका आंसर होगा डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल। क्या होगा आंसर? डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल। और आपको बता दूं कि इनका कार्यकाल था 2007 से लेके 2007 में ये राष्ट्रपति चुनी गई थी, और 2007 से इनका कार्यकाल रहा है 2012 तक, यानी कि 2007 से 2012 तक ये राष्ट्रपति पद पे थी। और आपको बता दूं कि ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही। कौन से नंबर की राष्ट्रपति? 12वें नंबर की राष्ट्रपति, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपको, जो कि अभी हाल ही में करंट का न्यूज है, कि 14वें राष्ट्रपति कौन थे? 14वें राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, आज 24 जुलाई, आज के बाद 15वें राष्ट्रपति जो हैं बनी हैं, वो राष्ट्रपति रहेंगी 24 जुलाई तक। कौन राष्ट्रपति रहा है? तो उनका नाम है रामनाथ कोविंद। जी हाँ, डॉक्टर रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 14वें राष्ट्रपति थे, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। अब ये इस्तीफा दे चुके हैं। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई, नोट करिएगा, 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई, यानी कि आज के दिन 24 जुलाई 2022। जी हाँ, 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल था। और अब आपका करंट का न्यूज ये बनता है कि 15वें राष्ट्रपति कौन बनी, या प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी। जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये छपेगा, ये क्वेश्चन 100% छपने वाला है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं। तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जो हैं, ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल, सेकेंड महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सेकेंड महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये रहने वाली हैं उड़ीसा की, इनकी जन्म हुआ है उड़ीसा में, ये मयूरगंज में जन्म हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में मयूरगंज में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म 1958 को हुआ था। 1958 को इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और एक विशेष बात इनके लिए है कि ये जो है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कहाँ की राज्यपाल? झारखंड की राज्यपाल, जो कि 2015 से लेके 2021
तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, तो झारखंड की राज्यपाल रही हैं 2015 से 2021 तक। ठीक है, और इनका एक चीज और बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। कौन सी? 15वें नंबर की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति और सेकंड महिला राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा और ये चीज अभी कभी मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे कि चुनाव प्रक्रिया, यानी सभी आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। तो ये जो है मैं आपको रफ कर देता हूँ, आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा और ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल, कौन से नंबर पढ़ेंगे अब हम लोग? अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 52, 55, 56 और 72। ठीक है, तो हम आर्टिकल नंबर 52 की बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नोट कर लीजिएगा कि आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नोट कर लीजिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 55 क्या बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 55 बोलता है कि निर्वाचन की जो रीति है, निर्वाचन की रीति यानी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, जो नीति है, वो आर्टिकल नंबर 55 में लिखा गया है कि किस तरह से इनके निर्वाचन प्रणाली इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आर्टिकल नंबर 55 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 56 की बात अगर करें तो इसमें है कि राष्ट्रपति अपने पद पे कितनी अवधि तक बना रह सकता है, उसका जो है व्याख्या आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अवधि से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर किया गया आर्टिकल नंबर 56 में। और बेहद ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 72 क्या है, आर्टिकल नंबर 72 नोट कर लीजिएगा। तो आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति की सबसे बेहतरीन पावर शक्ति है, जो है क्षमादान की शक्ति। क्या है? क्षमादान की शक्ति। अब क्षमादान की शक्ति में क्या क्या आ सकता है? ऐसी क्राइम जो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें मौत की सजा तक के जो है क्षमादान, वो इसकी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यानी क्षमादान की शक्ति से संबंधित जितने भी क्षमादान योग्य जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की पावर होता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52, 55, 56 और 72 बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। और हम चल रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, योग्यता और चुनाव। जी हाँ, क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए और उनकी क्या क्या चुनाव की प्रक्रियाएं हैं और कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे और उनकी शक्तियां क्या क्या हैं और उनकी सुविधाएं। तो पहले हम बात कर लेते हैं योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। तो योग्यताएं होना चाहिए कि 35 वर्ष की उम्र हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और किसी लाभ पद पर कार्य न हो, किसी लाभ पद पर कार्यरत ना हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल घोषित ना हो, दिवालिया या पागल घोषित ना हो। ठीक है, ये इनके जो है योग्यताएं हैं, इतनी ये सारी योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज कि उनकी चुनाव की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि चुनाव किस तरह से होता है। तो सबसे पहली चीज में आप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है, कौन कौन मत देता है, कौन कौन वोट देने जाता है। तो मैं आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूंगा
कि चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन से जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें लोकसभा, नोट करते जाइएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल आपके सारे संदेह, सारे शक इस क्लास से दूर हो जाएंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, एक एक शब्द आपको सही सही डायरेक्शन में ले जाएगा। निर्वाचित होना चाहिए, कौन? निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है आपका कि विधानसभा, सभी विधानसभा यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, यहाँ पे विधानसभा, तो सभी विधानसभा, सभी विधानसभा यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य। बार बार मैं बोल रहा हूं कि निर्वाचित सदस्य, इस बात को जरूर नोट रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन वोट दे सकते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट देते हैं। अब यहाँ पे वोट देने की प्रक्रियाएं क्या क्या होती है, यहाँ पे किसी मशीन की इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पे बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाता है। और इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है, इस प्रक्रिया का नाम है, आपको नोट करना पड़ेगा, इस प्रक्रिया का नाम है इलेक्टोरल प्रक्रिया है। इलेक्टोरल जो है इलेक्टोरल कॉलेज, ये इस प्रक्रिया का नाम है, चुनाव प्रक्रिया का, जिसमें कौन कौन वोट देता है आपको बताया मैंने, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। कौन? विधानसभा, शॉर्ट टर्म में मैंने लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये क्या है, इसमें मतदान देते हैं। अब ध्यान रखिए कि इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ध्यान रखिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य की जो वोटों की संख्या है उस राज्य की संख्या पर डिपेंड करता है, उस राज्य की जनसंख्या पे। नोट यहाँ पे कर लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि नोट कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य जो कि वोट देना है, जो वोट देंगे राष्ट्रपति को, सदस्य के मतों की संख्या नोट करते जाइए, राज्य के, उसी राज्य के, जिस राज्य के हैं, राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है, राज्य के जनसंख्या पर निर्भर करता है। क्लास अगर लंबी जा सकती है, लेकिन इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास से जितने भी डाउट है सारे दूर हो जाएंगे। यानी कि जो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य हैं उनके मत कितने हैं वो राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल में मैं बता दूं आपको यहाँ से कि यूपी में एक सदस्य जो है, यूपी के जो एक सदस्य है उसकी जो है वो 208, इस बार के चुनाव में 208 थी। कितनी थी? 208 मत थी। यानी कि एक सदस्य विधानसभा का यूपी का वोट दिया तो वो 208 मतों के बराबर है, वो अपनी राज्य की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अगर एग्जाम्पल में लूं तो वहां पे एक सदस्य जो है वो 8 मत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि पूरा प्रोसेस में आखिर जनसंख्या, जो लोग आम जनता है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आम जनता का प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। और ध्यान रखिए यहाँ पे जो इस बार जो वोटों की संख्या आई थी इनकी लोकसभा की, तो वो लोकसभा की जो वोटों संख्या है वो 543 लोकसभा सदस्य थे। वोटों संख्या नहीं, वो लोकसभा सदस्य इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 543 पार्टिसिपेट किए। और राज्यसभा जो है वो 233, कितना? 233। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो विधानसभा है
यहाँ पे लिख लीजिए RS मतलब राज्यसभा। और विधानसभा कितना था? तो विधानसभा के जो सदस्य थे टोटल वो 4033। आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आंकड़े देखने को मिल जाए क्वेश्चन में। तो विधानसभा के 4033, राज्यसभा के 233 और 543, यानी टोटल आपकी जो वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे? तो कुल वोट पड़े थे आपके, यहाँ पे नोट कर लीजिए, जगह नीचे कम है। कुल जो है कुल सदस्य थे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, वो टोटल आपके थे 4809 इतने सदस्य थे। और जब इतने सदस्य हैं तो कुल वोट कितने पड़े होंगे? तो लगभग 10 लाख प्लस वोट पूरा राष्ट्रपति चुनाव में पड़ा था, जिसमें भारी मतों से अद्वितीय विजय प्राप्त की हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं 2015-2021 तक। और अब से वो भारत की 15वीं और द्वितीय यानी सेकेंड महिला प्रेसिडेंट हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा था कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ये है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और इलेक्टोरल कॉलेज की प्रोसेस के माध्यम से ये सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रत्येक सदस्य अपने राज्य की प्रतिनिधित्व जनता की प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया प्रोसेस का प्रक्रिया और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे, आखिरी टॉपिक है, क्लास को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब महत्वपूर्ण टॉपिक जो है शक्तियां और सुविधाएं। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और क्या क्या सुविधाएं हमारे राष्ट्रपति को दिया जाता है, पहले कितनी थी और अब कितनी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो शक्तियां के बारे में बात करेंगे तो पावर जो है आपका राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो पहला पावर मैं आपको बता दूं कि तीनों सेनाओं का, ध्यान रखिएगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों सेनाओं का जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है अपना राष्ट्रपति। और दूसरा ये है कि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को ये भंग कर सकता है। आप नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और चौथा चीज ये है कि क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, मृत्यु शक्ति माफ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा कि कोई भी अगर कानून बनता है, कोई भी देश में कानून बनता है तो बिना राष्ट्रपति के साइन के, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर यानी बिना राष्ट्रपति के साइन के नहीं बनता है, नहीं बन सकता। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, ये पावर शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षमादान शक्ति, लोकसभा को भंग करने की शक्ति, तीनों शाखाओं का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति की साइन के बिना कानून नहीं बनता, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहली सुविधाएं जो है उन्हें सैनिकों द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जो सिक्योरिटी जो कोड है, सिक्योरिटी कोड, उन सिक्योरिटी कोड के जरिए राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी सुविधा ये है कि जो है उनको एक जो है बुलेट प्रूफ यानी कि पूरी सुरक्षित एक कार होती है, उस कार में ही वो प्रोटोकॉल का फॉलो कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि इनकी सैलरी जो होती है, सबसे पहले जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय सैलरी 10,000 थी, फिर उसके बाद 20,000 हुई, फिर 50,000, फिर 1.5 लाख और फिर इस समय 5 लाख पर मंथ सैलरी है
जो कि बिना कोई टैक्स के, ठीक है, यानी इतनी सैलरी है राष्ट्रपति की, जो कि 7वां वेतन आयोग जो लागू होने के बाद। और 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था वो समय कौन थे, जो हमारे वित्त मंत्री, तो वो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे वो। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, बताता हूँ कि और कौन कौन सुविधाएं मिलती हैं। इतनी सुविधाएं इनको मिलती ही हैं। और एक और सुविधा जो है वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधाएं भी इन्हें दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद जो है सुविधा मिलती है, पेंशन भी इन्हें मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफी सारे डाउट्स आपके दूर हुए होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आज के इस शुभ दिन, मेरे जन्मदिन के अवसर पे आप इस क्लास को बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारे लोगों के पास शेयर करेंगे और प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे। और आपने जिस तरह से इस चैनल को, परिवार को सपोर्ट किया है, आप इसे और बड़ा करिए। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। जय हिंद, धन्यवाद।